हेलो बच्चों। अब हम लोग क्लास सेकेंड ईयर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने लास्ट टर्म जो है आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर का क्या बिहेवियर है, मैंने इसको कंटिन्यू किया था आपको। ओके, नाउ आज जो है हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। नंबर 4 देखिए, उसके आगे नंबर 4 पॉइंट ये है कि हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ये आप सभी लोग जानते हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा E इक्वल टू माइनस dB बाई डी आर या dB बाई dx। यह है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहां जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर। E इक्वल टू जीरो, यहां लिखेंगे इन साइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो सो दैट अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, dB बाई क्या होगा, dr। माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर तो जीरो आ जा रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन हम इसको जीरो ना लिख करके v इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। v इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का पोटेंशियल है वो सरफेस पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर पर। और इनसाइड द कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग का जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिए नंबर 4 पॉइंट है बच्चों। ये 3 पॉइंट हो गया, नंबर 4 पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं तो उसको लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको शो करिए पूरा। इक्वल टू माइनस dB बाई डी आर इक्वल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर सो दैट जीरो इक्वल टू माइनस dB बाई डी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v इक्वल टू पास करके नोट करिए पूरा। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए हैंस। इसके बाद लिखिए लाइन चेंज करके हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द volume of a conductor। Throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface full stop। Thus the surface of a conductor is an equipotential surface। Thus the surface of a conductor is an equipotential surface। okay, अब देखिए यहां पे आपका जो है 5th पॉइंट है बच्चों। 5th पॉइंट क्या है, ये आपका कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनिए। कोई कंडक्टर है तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और ये क्या है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का कोई सरफेस है और यहां पर हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस को यहां पे ड्रा किया गया है। क्या ड्रा किया गया है, गॉसियन सरफेस को ड्रा किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड है।
और आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मली वहां से राइज अप होती, नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं। और एक छोटा सा सेगमेंट जो है हम लोग ने क्या ले लिया है, डेल्टा ए लिया है। तो यहां पर ये बताना हमको है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी सरफेस ऑफ कंडक्टर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती सिग्मा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इसके थ्रू जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए होगा। ये आपको मैंने पहले भी पीछे बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद गॉसियस थ्योरम लगा दीजिए, बाई गॉसस थ्योरम। क्या है बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से हम लोग का क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए, क्यू की वैल्यू मिल गया। सो दैट फाई इज इक्वल टू, क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया क्लियर। आइए इधर आते हैं, इधर आइए। सो दैट यहां देखिए, अब फाई ये भी है बच्चों, फाई ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं इक्वेट कर सकते। सो दैट ई डेल्टा ए विच आर इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए कैंसिल हो गया, यहां से हो गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये नॉर्मली आउटवर्ड है, कहां पर है, ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली है बच्चों, ये आपको सरफेस पे ऑब्टेंड हो गया, लेकिन जो हम लोग की ई की वैल्यू है वो नॉर्मली आउटवर्ड है। एज लिख सकते हैं ई इज नॉर्मली कहां है, आउटवर्ड, सो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मली आउटवर्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हो, इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, तो इससे हम लोग का क्या प्रूफ होता है, हम लोग को ये प्रूफ हुआ कि किसी सरफेस ऑफ कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट पे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए बेटा, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज, चार्ज्ड कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर इज proportional to the, charge conductor is proportional to the surface charge density, surface charge density, surface charge density। therefore ये डायग्राम बना करके यहां से कंप्लीटली ये और ये पार्ट नोट कर लीजिए, डायग्राम बना के इस पार्ट को आप टोटली नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है और अंदर एक कैविटी है, कैविटी मतलब हालो पार्ट है, हालो स्पेस्ड है, वो कैविटी है, जिसे कहते हैं ना दांत में कैविटी हो गई, दांत में कैविटी का मतलब उसमें छोटा सा होल हो गया है दांत में, उसे कैविटी बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि कोई कंडक्टर है और अंदर एक कैविटी है, कैविटी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये होता ही होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन V मतलब पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो पोटेंशियल इनसाइड होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड होगा, यानी एवरीवेयर पोटेंशियल विल भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब
जो भी हम चार्ज इसको देंगे, मान लीजिए हमने अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इंडक्शन की फिनोमेना से इस जो कैविटी है उसके सरफेस पे, कैविटी के सरफेस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और उसके अगेंस्ट में पूरे कंडक्टर पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये जो अंदर लाइन है हम लोग की, यही हम लोग का गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस का मतलब कोई भी अगर हमने ड्रा कर दिया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? गॉसियन सरफेस अगर हमने ड्रा किया है तो क्या अंदर कोई चार्ज मौजूद है? अगर अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। गॉस थ्योरम ने यही तो कहता है कि चार्ज शुड बी क्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस। चार्ज जो है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जो V अंदर होगा कांस्टेंट, वही V की वैल्यू क्या होगी, बाहर होगी। और ये हो गया गॉसियन सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिखिए, पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए कंसीडर। एक काम करिए, आप पहले एक डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, पॉज करके डायग्राम बनाइए, लिखिए इसमें कंसीडर अ चार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी, कंसीडर अ चार्ज कंडक्टर हैविंग अ कैविटी, comma with no charges inside the cavity, with no charges inside the cavity, with no charges inside the cavity। आगे लिखिए, imagine a Gaussian surface, imagine a Gaussian surface inside the conductor, inside the conductor quite, Q-U-I-T-E, quite close to the cavity, quite close to the cavity, please stop, everywhere, everywhere inside the conductor, everywhere inside the conductor, comma, E is equal to 0, E is equal to 0, कैपिटल ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। लाइन चेंज लिखिए, बाय गॉसस थ्योरम, बाय गॉसस थ्योरम चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज 0, इज 0। Consequently, the electric field must be 0. The electric field must be 0 at every point, at every point inside the cavity, inside the cavity. The entire ENTIRE, the entire excess charge, the entire excess charge, entire excess charge plus Q lies on its surface, plus Q lies on its surface, lies on its surface, excess charge plus Q lies on its surface। ओके, तो बच्चों आज ये टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, SHEILDING, शील्डिंग, SHIE है, सॉरी, SHIELDING, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, कहते शील्ड चढ़ा है, खोल चढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जैसे मेरे ऊपर अगर खोल चढ़ गया तो मैं प्रोटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बताइए।
मैं किसी चीज से प्रोटेक्ट हो गया, किसी चीज से का मतलब अगर हम मेरे ऊपर कोई जर्क लगता है या कोई हमको मारता भी है, तो अगर मेरे ऊपर खोल चढ़ा है, मेरे ऊपर पूरा शील्ड चढ़ा है, तो मैं अंदर प्रोटेक्ट रहूंगा कि नहीं रहूंगा? बिल्कुल रहेंगे। देखिए, अगर जब लाइटनिंग और थंडरिंग होता है और आपके बगल में कोई कार है, तो अगर लाइटनिंग गिरता है बच्चों, तो आप अपने आप को अगर सेफ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कार के नीचे चले जाएंगे, कार के ऊपर चढ़ेंगे कि कार के अंदर चढ़ेंगे? तो आप कार के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार के अंदर आप जाएंगे तो जो हमारी कार है वो पूरी मेटेलिक बॉडी की बनी होती है। जब मेटेलिक बॉडी की बनी होती तो अंदर इनसाइड जो पूरा केस की तरह हो गया, एकदम कैविटी की तरह हो गया अंदर, तो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज रिसाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब थंडरिंग के समय गिरेगा तो वहां पर जो भी चार्ज डेवलप होगा वो कंडक्टर के थ्रू सीधे ग्राउंड में चला जाएगा, तो आप अंदर सेफ रहोगे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, ये इसका मतलब ये हो गया कि जब अंदर आप पहुंच गए कार के अंदर, तो आपके चारों तरफ क्या डेवलप हो गया? एक शील्ड डेवलप हो गया। जब एक शील्ड डेवलप हो गया तो शील्ड डेवलप होने की वजह से आप क्या हो गए? अंदर आप प्रोटेक्ट रहे। यही हम लोग का बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या इसी को स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। तो डिफिनेशन लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग is the phenomena of protecting a certain region of space from external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ये आप साथ साथ में चलिए डायग्राम बनाइए। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा मुझको बनाने में। साथ साथ में आप लोग डायग्राम बनाइए। ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है और यहाँ इस एंड पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं कैसा चार्ज क्रिएट किया गया है? पॉजिटिव चार्ज। और इस एंड पर कैसा चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर बताइए क्या है बच्चों? सिग्मा यहाँ पर जो है आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर बताइए सिग्मा इज लेस देन 0 और सिग्मा इज आल्सो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे जो भी चार्ज डेवलप है वो कहाँ है? हमको बताइए। आउटसाइड, सरफेस पे है। इसका मतलब इनसाइड क्या है? इनसाइड एक जो है शील्ड बन गया है, खोल बन गई, सारी खोल बन गई, शील्ड बन गया। और अंदर आप यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड है वही आउटसाइड, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो बस इसी के बारे में आपको लिखना है। डायग्राम बनाइए और पॉज करके लिखिए नीचे। देखिए, कंसीडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी, कंसीडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी, कॉमा, with no charges inside the cavity, with no charges inside the cavity, with no charges inside the cavity। आगे लिखिए, it means inside the cavity, it means inside the cavity, it means inside the cavity। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फुल स्टॉप। इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड, इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड, इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड और
or charges are induced or charges are induced on a neutral conductor by an external field all charges reside only on the outer surface of a conductor with cavity. आगे लिखिए whatever be the charge and field configuration outside any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence, comma, the field inside the cavity is always zero. This is known as electrostatic shielding. The effect can be made use of in protecting sensitive instruments from outside electric influence. From outside electric influence. ओके बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलिए। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपके टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब यहां से आपका समझिए मेन टॉपिक यहां से क्लियर होगा। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? जरा ध्यान से समझिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, बहुत गौर से। पहले थ्योरेटिकल पार्ट में समझिए, फिर जनरल पार्ट में। जैसे हौज जानते हो, जो हौज का मतलब होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। हौज किसे बोलते हैं बताइए? हौज का मतलब है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसे हौज बोलते हैं। मान लीजिए यहां से ये कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। यहां से इसके पानी को निकलने का कनेक्शन बना दिया गया है इस हौज के अंदर। यहां से देखिए पानी निकल रहा है, यहां से क्या है? पानी यहां से निकल रहा है। ये आपको मैं केवल समझा रहा हूं, इसको नोट मत करिएगा। ये है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक क्या है? मोटर है। और ये HAUZ हौज है। हौज है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। तो जब पानी बेटा इसके अंदर आएगा तो आपको क्या होगा?
इसमें कौन सी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसमें कौन सी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसमें आपको ये लग रहा है कि हाँ पानी आ रहा है, हौज में इकट्ठा हो रहा है और इसका लेवल बढ़ रहा है, यही तो आ रहा है ना समझ में। तो ये जो बेटा पानी है ये हमारा चार्ज है Q, ठीक है। ये जो हौज है उसकी कैपेसिटी जो है C है, और ये जो लेवल है, ये जो लेवल बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल क्या हो गया? V हो गया। लेवल बढ़ने का मतलब उसका कितने लेवल तक बढ़ा, यानी पोटेंशियल, यानी जितना हम चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब अब यहीं से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को। क्या उठाते हैं कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, यानी जब किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V होगा। To giving the charge on the conductor, then potential is increases. Potential increase होगा। अब देखिए पूरे फिजिक्स का रूल पता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमारा आएगा C इंटू क्या होगा? V हो जाएगा। C इंटू क्या होगा? V हो जाएगा। और यहां से C इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V हो गया, वेयर C इज कांस्टेंट है। C इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर होगा, ये समझ रहे ना। और C इज नोन एज, इसको कहेंगे क्या? कहेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, नोन एज द क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ द क्या कहेंगे इसको? कंडक्टर। C इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। फिर से सुनिए, कोई कंडक्टर है, अगर हम उसको चार्ज दे रहे हैं, अगर हम उसको चार्ज देंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या इंक्रीज होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, डायरेक्टली और इनवर्सली का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने लेक्चर में बताया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? C आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? C। और यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इक्वल टू Q बाई V हो गया। C इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई V हो गया। C क्या है? C इज कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। C इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट यहां पे लिखिए थोड़ा सा, फिर आपको बताते हैं आगे क्या लिखना। लिखिए, व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, कॉमा, its potential rises in proportion to the, proportional लिखिए, proportional to the charge given, proportional to the charge given, that is, इसको पूरा नोट करिए, that is कॉमा लगा के लाइन चेंज करके ये पूरा पॉज करके नोट करिए, फट से नोट करिए। अब लाइन चेंज करके डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए। इसके यहां तक नोट करने के बाद, पूरा नीचे तक नोट करने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, defined as the ratio of, defined as the ratio of the, defined as the ratio of the
चार्ज गिवन टू द rise in the potential of the conductor. Charge given to the rise in the potential of the conductor. Rise in the potential of the conductor. ठीक है। अब अगला हेडिंग आइए, हेडिंग डालिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यूनिट एंड dimension of electric capacitance. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए अभी बच्चों आपने पढ़ा C इक्वल टू क्यू बाई बी होता है, ये पढ़ा आपने। यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज है तो चार्ज का हो जाएगा कूलाम, पोटेंशियल का हो जाएगा वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, FARAD, फैरेड। डायमेंशन यहां से चेक कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन इसका क्या होता है, देखिए कूलाम का तो हो जाएगा 80 और वोल्टेज, वोल्ट का होता है W/Q, तो W माने एनर्जी ml² T⁻⁻²। W/Q, Q ऊपर चला गया, Q मतलब फिर वही आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको आपने कंबाइंड किया तो क्या मिला, A² T² ml² T⁻²। आपको ये मिला T⁻ क्या मिल गया, -2। यहां नीचे आइए, इसको आपने सॉल्व किया, m⁻⁻1 l⁻², T⁻4 A⁻²। ये इसका डायमेंशन हो गया। A⁻ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, m⁻⁻1 l⁻², ठीक है, T⁻4 और A⁻²। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। इसको नोट कर लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नोट कर लीजिए। और एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे नोट में देख लीजिए आप लोग बच्चों, नोट में बहुत अहम पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिए न्यूमेरिकल के लिए। जैसे लिखा है 1 माइक्रोफैरेड, म्यू का मतलब फैरेड, तो 10⁻⁻6 फैरेड पता है आपका। 1 pf का मतलब होता है पीको फैरेड, 10⁻⁻12 फैरेड। और 1 nf का मतलब होता है नैनो फैरेड, 10⁻⁻9 फैरेड हो जाएगा। 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड, 1 पीको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड, 1 नैनो फैरेड 10⁻⁻9 फैरेड हो जाएगा। इसको आप नोट में नोट कर लीजिए, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर करके पूछ लेते हैं। तो कन्वर्जन अगर आपको आता है तो आप साथ में इसके न्यूमेरिकल को भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके, अगला देखिए हेडिंग, अगला देखिए हेडिंग आपका है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated electric capacitance of an isolated spherical क्या होगा, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे बच्चों मान लीजिए, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, इसको हमने +Q चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया, +Q चार्ज दिया। तो आप बताइए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी ये आउटवर्ड जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जरा बताइए। ये देखिए आउटवर्ड गई, ये आउटवर्ड गई सरफेस के, इधर आउटवर्ड गई, इधर आउटवर्ड गई, इधर आउटवर्ड गई। यानी
ये जो है ये सब के सब क्या हो गए, आउटवर्ड चले जाएंगे। ये देखिए ये यहां पर देखिए ये सब के सब कैसे जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं। ये देखिए ठीक है, इसका मतलब यहां पर हमने इसके ऊपर कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने इसके सरफेस के ऊपर दिया है। ये सेंटर ओ हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और मान लीजिए इस कंडक्टर का जो रेडियस है, यहां इस सेंटर मान लीजिए इसका ओ हो गया, और रेडियस यहां से इसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, इसका रेडियस स्मॉल आर है इस कंडक्टर का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो गया R। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो गया R हो गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, या यू लिख सकते हैं बाई डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, C इक्वल टू क्यू अपान V। C इक्वल टू क्यू अपान क्या है V, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। अब हम पुटअप कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्यू अपान V, V की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो गया ना। अब इसका मतलब मेन फार्मूला हम लोग क्या हो गया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया R। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इतना क्या आ जाएगा फैरेड आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा फैरेड आ जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं आपके सामने, थोड़ा सा दिखाई दे यहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं ये, यहाँ देखिए तो C इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये फार्मूला आ गया, इतना क्या आ गया आपका फैरेड आ गया। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये जो आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है, तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए डायग्राम बना लीजिए, हेडिंग डाल के डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट लिखिए स्टेटमेंट लिखिए। कंसीडर एन आइसोलेटेड spherical conductor of radius, spherical conductor of radius स्मॉल r लिखिए, स्मॉल r फुल स्टॉप। द चार्ज q, स्मॉल q, द चार्ज q is uniformly distributed over its entire surface, आगे लिखिए it can be assumed to be concentrated at the center of the sphere, therefore electric potential at any point on the surface of the spherical conductor will be, on the surface of the
स्फेरिकल कंडक्टर विल बी। ओके, इसको पूरा नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक और लास्ट में दिया नोट कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट टर्न, उस नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू होगा और आप नोट्स बनाते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।